नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? जो भी सेल, या अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में बहुत सारी सेल्स होती हैं। उन सभी सेल्स को अपना पूरा फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? तो जो भी हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं अपने भोजन के रूप में, अपने फूड सब्सटेंस के रूप में, उसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और वो सिंपल मॉलिक्यूल उन सेलों तक पहुंचाया जाता है और सेल्स उस न्यूट्रिशन का यूज़ करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये तो हुई डाइजेशन की बात। अब जो एनर्जी जो न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम से हर एक सेल तक पहुंचना है या पहुंचाया जाना है और ऑक्सीजन को उस सेल तक पहुंचाया जाना है, वो किसी मीडियम की या ट्रांसपोर्टेशन के जरिए होगा। ठीक है, तो हर एक सेल को क्या चाहिए होती है? सेल को क्या चाहिए होती है? एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी उस सेल को किससे मिलती है? जब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब देखिए, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सेल तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? वो करता है ब्लड। ठीक है, अब ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल में पहुंच गया। अब ये सेल में इसको दोबारा से इसका ब्रेकडाउन होगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब इस ऑक्सीजन को भी कहाँ पहुंचाना है? सेल तक। तो इस ऑक्सीजन को भी सेल तक पहुंचाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज़ होगा? ब्लड। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल में पहुंचा, CO2 O2 सेल में पहुंचा, दोनों पहुंच गए। अब ये दोनों क्या रिलीज़ करेंगे? ये दोनों एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ करके एनर्जी रिलीज़ होगी। अब केवल एनर्जी ही तो यहाँ पर नहीं रिलीज़ होगी, यहाँ पर और क्या रिलीज़ होगा? CO2 गैस होगी और कुछ वाटर भी रिलीज़ होगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। अब इस CO2 को चूँकि ये वेस्ट प्रोडक्ट में आती है, इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए फिर से हमको क्या चाहिए? एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। फिर दोबारा से इस CO2 को बॉडी से आउट करने के लिए किसका यूज़ होगा? ब्लड का। ठीक है, तो हमारी बॉडी में या ह्यूमन की बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स दो होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। तो यहाँ हम बात करेंगे मेन बॉडी फ्लूइड्स की। और ह्यूमन की बॉडी में जो मेन बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो होता है ब्लड, और कौन सा होता है? और होता है आपका लिम्फ। ठीक है, आज हम ब्लड की बात करेंगे। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स में हम ब्लड की बात करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, या अगर हम ब्लड की ही बात करें तो हम जानते हैं ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है? ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं या ब्लड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है आपका ब्लड कार्पसल, या हम इनको बोल सकते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है,
और ब्लड का जो टोटल वॉल्यूम होता है, उस टोटल वॉल्यूम में जो प्लाज्मा होता है वो 50% पार्ट कवर करता है, ठीक है। या यूँ कहें कि ब्लड में 55% ब्लड का जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अगर हम ब्लड कार्पेसल्स की बात करें तो ये टोटल ब्लड के वॉल्यूम का 45% पार्ट रखती हैं या बनाती हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा क्या होता है? अगर हम बात करें प्लाज्मा की, अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा, आपने देखा होगा जब कभी हमें चोट लग जाती है और चोट जब वो सूखने पर आती है तो उसके ऊपर जो पपड़ी पड़ती हैं उसमें से कभी कभी एक येलोइश कलर का, बहुत लाइट येलोइश और चिपचिपा एक लिक्विड निकलता है, वाटरी फ्लूइड निकलता है, ठीक है। उसको छूने पर वो चिपचिपा होता है, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो प्लाज्मा कैसा होता है, या अगर हम डायरेक्ट इसको लिखना चाहें तो प्लाज्मा का कलर होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है, यानी भूसे नुमा या भूसे का जो कलर होता है लाइट येलोइश, जिन लोगों ने देखा होगा उनको समझ गए होंगे, वैसा इसका कलर होता है। और साथ में ये क्या होता है, ये विस्कस फ्लूइड है। फ्लूइड कैसा है, विस्कस फ्लूइड है, यानी कि इसको छूने पर ये कैसा है, चिपचिपा द्रव्य होता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, प्लाज्मा टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% पोर्शन कवर करता है। पर अगर हम ब्लड, प्लाज्मा खुद ब्लड का एक कंपोनेंट है या कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा चूँकि फ्लूइड मैट्रिक्स है तो प्लाज्मा के अंदर 92% यानी 90 से 92% जो पार्ट होता है प्लाज्मा का, उसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। उसके अलावा और प्लाज्मा में क्या होता है, तो अगर हम बात करें 6 से 8% प्लाज्मा में क्या होता है, वो होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स कितना पार्ट रखता है प्लाज्मा का, 6 to 8%। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम जो कि नीट के लिए कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अनुसार प्रोटीन, ठीक है, वैसे तो कई होते हैं पर मेन प्रोटीन 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर इनकी बात करें तो एक प्रोटीन होता है जो आप सभी लोग जानते हैं, ये बहुत नोन भी होता है, फाइब्रोनोजन, ठीक है। और दूसरा जो प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है वो होता है ग्लोबुलिन। तीसरा जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर वो होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। अगर हम बात करें फाइब्रोनोजन, तो फाइब्रोनोजन किसमें काम आता है, हमारे जब किसी भी इंसान को या किसी भी पर्सन को जब चोट लगती है तो लगातार उस चोट से खून ना बहे, उसके लिए कुछ समय के बाद उस चोट लगे स्थान पर तुरंत ही कुछ सेकंडों में ही एक बहुत ही रेडिश ब्राउन सा स्कम जमा हो जाता है, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो जो ये फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है ये किस में काम करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड कोआगुलेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। फाइब्रोनोजन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक। उसके अलावा अगर हम ग्लोबुलिन की बात करें तो आपने नाम सुना होगा इम्यूनोग्लोबुलिन का। ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है, हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्पफुल होती है। तो ये वही ग्लोबुलिन है जिसमें हम बोलते हैं IgA, IgE, IgM, ठीक है। तो ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, यानी हमारे बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्पफुल होती है। तीसरा जो प्रोटीन होता है वो होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है, अब हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी को, जितनी भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कांस्टेंट कंटिन्यू रखने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, और उन रिएक्शंस में मिनरल या इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका, ठीक है। तो हमारी बॉडी के जो ऑस्मोटिक बैलेंस को
मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, किसकी ज़रूरत होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या होता है? ये एक्ट करता है किसमें? इन ऑस्मोटिक बैलेंस, या हेल्पफुल इन टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ये प्लाज्मा में के मेरे 3 प्रकार के प्रोटीन मेन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और क्या होते हैं अगर हम बात करें तो प्लाज्मा के अंदर कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो प्लाज्मा में घुले होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वन वर्ड में अभी देखिए, चाहे वो नीट का एनटीए द्वारा एग्जाम हो या अभी AWES का एग्ज़ाम जो नवंबर में होना है, उसमें पीजीटी बायोलॉजी में एनसीईआरटी ही पूछी जाती है और यहाँ से ही ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, कैल्शियम आयन होता है, मैग्नीशियम होता है, बाइकार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है होता है, ठीक है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं जो प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। उसके अलावा और क्या होता है? तो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, और क्या होते हैं? फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजिट करते रहते हैं प्लाज्मा के साथ हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी से नीट, ना केवल नीट में बल्कि AWES में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से बनते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा, एक आपने वर्ड सुना होगा सीरम, या अगर हम अभी यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे फाइब्रिनोजन, एक क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी ब्लड में होते हैं, ठीक है। वैसे 12 होते हैं, पर यहाँ पे हम जो बात करेंगे उनकी बात नहीं करेंगे। अब प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर भी मौजूद होते हैं, यानी जैसे ही स्किन जरा सी भी डैमेज हुई या कोई वेसल जरा सी भी फटी, तो तुरंत जो है थ्रोम्बोसाइट को एक्टिवेट करने के लिए कुछ उसमें फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो बहुत तेज़ी के साथ में ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने एक वर्ड सुना होगा, जब किसी को ब्लड डोनेट किया जाता है तो वहाँ पे एक वर्ड, एक टर्मिनोलॉजी आपने अक्सर सुनी होगी, सीरम। तो सीरम क्या होता है? अब देखिए, ऐसा ब्लड प्लाज्मा या प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट हो, तो या वो ब्लड का वो प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सीरम। यस, अगर हम ऐसे कहें कि सीरम क्या है, तो ब्लड फैक्टर माइनस या प्लाज्मा माइनस ब्लड फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहलाता है? सीरम, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं, ये सेल्स होती हैं। ये टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितने परसेंटाइल पार्ट बनाती हैं? 45%, यानी 45% पार्ट होते हैं किसका? ब्लड वॉल्यूम का, ठीक है। ये आप सब लोगों को पता ही है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो कितने टाइप की होती हैं? अगर हम बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड कार्पसेल्स, ये 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप की होती हैं। एक होती है, या अगर हम नंबर 1, चलो इस पर ही हम लिख देते हैं, एक होती है एरिथ्रोसाइट्स,
एरिथ्रोसाइट को हम और क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स। दूसरी फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड कार्पसल्स होती हैं ल्यूकोसाइट, इनको हम बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड कार्पसल्स। हालांकि वाइट नहीं होती, कलरलेस होती हैं। तीसरा थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, एक एक करके हम इन तीनों के बारे में देखते हैं। सॉरी, अगर हम बात करें एरिथ्रोसाइट्स की, एरिथ्रोसाइट्स या इनको हमने क्या बोला था, आरबीसीज। अगर हम एरिथ्रोसाइट की बात करें तो एरिथ्रोसाइट जो होती हैं ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली या सबसे ज़्यादा एबंडेंट वॉल्यूम जो होता है सेल्स का, वो किसका होता है, एरिथ्रोसाइट या आरबीसी का होता है। तो अगर हम इनकी नंबरिंग की बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स की नंबरिंग कितनी होती है एक हेल्दी मैन में, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं और हर जगह से इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो एरिथ्रोसाइट की नंबरिंग कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। अब एरिथ्रोसाइट जो होती हैं ये बनती कहाँ हैं, अगर हम बात करें तो ये कहाँ बनती हैं, ये एडल्ट के अंदर, या हम ऐसे लिख देंगे आरबीसी फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। इन एडल्ट। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे इस लाइन को पूछा जा सकता है। याद रखिएगा हमेशा एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी जो होती हैं वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में बनती हैं, एम्ब्रियो में, ठीक है। पर जब मैन एडल्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें आरबीसी कहाँ बनती हैं, रेड बोन मैरो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आरबीसी की अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो जो इनका लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है इनका लाइफ स्पेन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एरिथ्रोसाइट आरबीसी मैमल्स की, मोस्ट ऑफ द जो मैमल्स होते हैं, अधिकतर जो मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट या डिवॉइड इन मोस्ट ऑफ इन आरबीसी ऑफ मोस्ट ऑफ मैमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइन से, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो बाई कॉनकेव होता है, ठीक है। कुछ इस तरह का इनका शेप होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका कलर रेड क्यों होता है, तो इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से बना होता है, या हीमोग्लोबिन में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है, जिसको वो जो होता है हीम, और दूसरा आपका होता है प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट, जो आपका क्या होता है, ग्लोबिन। तो एरिथ्रोसाइट में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में ही के कारण ही इसका रंग कैसा होता है, लाल। और ये हीमोग्लोबिन ही क्या काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। हम सभी लोग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, या गैसियस सेक्शन का काम कौन करता है, ये हीमोग्लोबिन ही करता है ज़्यादातर, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आरबीसी पैदा अगर रेड बोन मैरो में हो रही है एडल्ट में, तो ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती है, तो आरबीसी डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, और इसलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं,
ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक हेल्दी पर्सन में 12 से 16 ग्राम, ठीक है, पर ml पर, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक, ओके, आगे हम चलते हैं दूसरी सेल की तरफ, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, दूसरे सेल्स की हम तरफ चलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट बोलेंगे। ल्यूकोसाइट्स को और क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड कार्पसल। अगर हम ल्यूकोसाइट की बात करें, आरबीसी रेड कलर की थी, ल्यूकोसाइट क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं। कलरलेस होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इनमें एब्सेंट होता है, इसलिए ये कैसी होती हैं, कलरलेस होती हैं। ठीक, अगर हम इनकी बात करें तो इनकी जो नंबरिंग होती है वो फॉर्म्ड एलिमेंट में, या यूं कहें ब्लड में, सबसे कम इनकी नंबरिंग होती है। कितनी होती है, केवल 6000 से 8000 पर मिली क्यूब, ठीक है, इनकी नंबरिंग होती है। ठीक, और अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट की और विशेषता क्या होती है, तो इनमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम ल्यूकोसाइट की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। ल्यूकोसाइट जो होती हैं, इनमें ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ WBC की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट भी आते हैं और 1 वर्ड के क्वेश्चन भी आसानी से बनते हैं। टाइप्स ऑफ WBC की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, तो ये 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, ये कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स वो WBC होती हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, और दूसरी WBC कौन सी होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। अगेन अगर हम डिवाइड करें तो ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है बेसोफिल, दूसरी होती है न्यूट्रोफिल, और तीसरी होती है इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स। ठीक है, अगर हम बात करें ए ग्रेनुलोसाइट की तो ये भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं लिम्फोसाइट और दूसरी आपकी होती हैं मोनोसाइट। अब देखिए यहाँ से 1 वर्ड्स के क्वेश्चन कितने बनते हैं, इसको हम देखते हैं। बेसोफाइल, न्यूट्रोफिलोफाइल और इओसिनोफाइल, ये इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि ये डाई के आधार पर किस प्रकार का रिएक्शन करती हैं। ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे। ग्रेनुलोस अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो नीट और AWE में जो पूछे जा सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी WBC ऐसी है जो सबसे कम प्रेजेंट होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे कम जो WBC प्रेजेंट होती है वो होती है बेसोफिल। कितनी होती है, 2 से 2.5% होती है। मेरे ख्याल से इतनी होती है, 2.2। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है
सॉरी 0.2 to 2.5, ये होती है 0.5 to 1%। एक मिनट मैं इसको देखता हूँ, थोड़ा सा इसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो गया है कि कोई नहीं, ठीक है, बेसोफिल 0.5 to 0.1% है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो आती है वो आपकी आती है, और सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, वो होती है न्यूट्रोफिल। कितनी होती है? 60 से 65% जो नंबरिंग होती है WBC की, वो कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। यानी एट सबसे कम बेसोफिल, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल, और ये दोनों क्या हैं? ग्रेनुलोसाइट ही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम और आगे हम चलते हैं, अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आपकी आती है 6 to 8% आती है इओसिनोफिल्स आती है आपकी, 2 से 2.5% होती है करीब, ठीक है। और फिर आपकी आती है मोनोसाइट। मोनोसाइट आपकी आती है 6 से 8%, और लिम्फोसाइट आपकी आती है 20 से 25%, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी ध्यान रखते हैं कि बेसोफिल सबसे लीस्ट या सबसे कम, ठीक है, और न्यूट्रोफिल क्या है? मोस्ट अबंडेंट, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। अब इनके फंक्शंस हम देखते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी WBC होती हैं जिनका नेचर फैगोसाइटिक होता है। यानी वो WBC के बारे में बताइए जो अपने या बॉडी में आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सीधे खा लेती हैं, उनका शिकार कर लेती हैं, ठीक है। तो ये आपकी दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपकी होती है न्यूट्रोफिल, और दूसरी होती है आपकी मोनोसाइट। यानी मोनोसाइट, ध्यान दीजिएगा, मोनोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट है, और न्यूट्रोफाइल ए ग्रेनुलोसाइट में आती है, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफाइल आती है, और मोनोसाइट कौन सी आती है? ए ग्रेनुलोसाइट में आती है। तो इन दोनों का नेचर कैसा होता है? इन दोनों का नेचर होता है फैगोसाइटिक, यानी ये अपने शिकार को क्या करती हैं? पकड़ करके खा जाती हैं, या उन्हें डिस्ट्रॉय या किल कर देती हैं, ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस सेल का नाम बताइए जो कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करती है, वो कौन सी WBC होती है? तो अगर हम बात करें बेसोफिल का, बेसोफिल कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करती है, ठीक है। सिक्रीट कौन कौन से हैं आपसे पूछ सकता है? हिपेरिन, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा होता है? सेरोटोनिन, ठीक है। यानी बेसोफिल किसको सिक्रीट करती है? हिपेरिन को, सेरोटोनिन को, और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टामाइन, ठीक है, ठीक। यानी और ये किसकी तरह फंक्शन करती है? इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन अटैक कर देते हैं, या हमारे कोई टिश्यू वगैरह उनके चपेट में आ जाता है, तो वो जो बॉडी पार्ट होता है वो ऐसे सिग्नल देता है, ठीक है। जो पेन भी हो सकता है, जो स्वेलिंग भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इओसिनोफाइल की, तो इओसिनोफिल्स जो होती हैं ये आपकी बात करती हैं एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट लेती हैं। कौन? इओसिनोफिल्स। उसके अलावा कौन आती हैं आपकी? लिम्फोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिम्फ नोड्स में भी प्रेजेंट होती हैं, आपको पता ही है। लिम्फोसाइट ये क्या काम करती हैं? ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं। या आपसे क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं कि वो कौन सी सेल है जो इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट करती है, वो कौन सी WBC होती है?
जिसका नेचर फैगोसाइटिक होता है, वो कौन सी WBC होती है? जो हिस्टामाइन को सिक्रीट करती है। तो इस तरह के वन वर्ड के क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। सबसे लीस्ट कौन सी होती है, ठीक है, या इसको अरेंज लगाइए एसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे कम कौन सी होगी? बेसोफिल। उसके बाद कौन सी होगी? इओसिनोफिल। सबसे कम बेसोफिल्स, उससे ज़्यादा इओसिनोफिल्स, उससे ज़्यादा मोनोसाइट, ठीक है, उससे ज़्यादा लिम्फोसाइट और सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स। यानी बेसोफिल्स सबसे कम, लीस्ट इन नंबर। सबसे कम कौन सी WBC है? बेसोफिल। सबसे ज़्यादा कौन सी है? मोस्ट इन नंबर, ठीक है, या लार्ज इन नंबर? न्यूट्रोफिल्स। ओके।